ओके, प्लांट एनाटॉमी में हम बात कर रहे हैं और प्लांट एनाटॉमी में अगर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों की एनाटॉमी। ठीक है, यानी डाइकोट और मोनोकोट प्लांट की एनाटॉमी पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आप मूल के बारे में पढ़ोगे तो चाहे मूल के बारे में पढ़ लो, चाहे तने के बारे में पढ़ लो, चाहे पत्तियों के बारे में पढ़ लो, आपको इनके अनुप्रस्थ काट को निकाल के देखना पड़ेगा और अनुप्रस्थ काट निकालने के बाद जितनी जो स्ट्रक्चर होती है उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मूल की बात करते हैं डाइकोट प्लांट के अंदर। तो यहाँ पर जो मूल है, अगर आप मूल लेकर उसका अनुप्रस्थ काट निकालते हो तो कुछ ऐसी संरचना दिखेगी। अभी ऐसी संरचना कहाँ से दिख रही है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ऐसी संरचना दिखी, आप सोच रहे हो जैसे मूल है, आप सोच रहे हो जैसे मूल है, अब इस मूल के अंदर ये संरचना सर ऊपर तक ऐसे सेट है, ऐसे नहीं होती है, ये ऐसे है पूरी। आपने एक कट सेक्शन यहां से निकाला है ऐसे, समझ में आ गई बात, समझ में आई बात। तो ये पूरी ऐसे मूल है, तो इनमें छोटा सा त्रिज्या के रूप में एक घेरा सा दिया है जो समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप देखोगे तो ये आउटर लेयर होती है जिसको आप क्या बोलते हो, एपिडर्मिस बोलते हो। क्या बोलते हो? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा के ऊपर आपने पहले भी समझ लिया और हमने बात कर ली है कि जो बाह्य त्वचा होती है वो सिंगल लेयर वाली होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं पेरेनकाइमी कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। ये पास पास सटी हुई होती है ना। तो बाह्य त्वचा की इस प्रकार से हमने बात कर ली। और बाह्य त्वचा की कोशिकाएं वृद्धि करके किसका निर्माण करती हैं? मूल रोम का। और मूल रोम जो होता है वो क्या काम करता है? खनिज लवणों का अवशोषण करता है। क्या करता है? खनिज लवणों का अवशोषण करता है। ठीक है, इसके नीचे अगर आप देखोगे तो बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे जो क्षेत्र होता है वो कोर्टेक्स क्षेत्र होता है। कौन सा? कोर्टेक्स। इस कोर्टेक्स क्षेत्र को हम ऐसे समझते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो कोर्टेक्स है, परिधि की तरफ जो क्षेत्र होता है वो कोर्टेक्स क्षेत्र होता है। तो कोर्टेक्स क्षेत्र की जो सेल्स यहाँ पर दिखा रखी हैं, क्लियर? इसके अंदर कोर्टेक्स के अंदर पतली भित्ति वाली पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस होता है लेकिन कम मात्रा में। इंट्रासेलुलर स्पेस होता है लेकिन कम मात्रा में। कोशिकाओं की कई परतें होती है, इनके बीच अंतराकोशिक स्थान होता है। और इसके जस्ट नीचे जो होती है वो एंडोडर्मिस होती है। और एंडोडर्मिस में नलाकार कोशिकाएं होती हैं, एकदम पास पास सटी हुई होती हैं। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। अगर आप देखोगे इसके जस्ट नीचे जो है ये एंडोडर्मिस आ गई, ये जो सेल है खुली खुली पड़ी, देखो जगह जगह खाली जगह दिख रही, तो इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। क्या होता है? और ये जो है इसके चारों तरफ घूम के आ रही, देखो यहां से यहां तक आप देखते हो, यहां से यहां तक, तो ये नलाकार कोशिकाएं होती है, लंबी लंबी। और यहाँ पर आप देख लो कहीं पर भी आपको खाली जगह नहीं दिख रही, तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे परिरंभ होता है। क्या होता है? परिरंभ होता है। अंतस्थ त्वचा की कोशिकाओं में स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियां होती हैं। इनमें कैसपेरी पट्टियां पाई जाती है। ध्यान रखना, कैसपेरिन पट्टियां क्या काम करती है? ये इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वाटर का, तो कैसपेरिन पट्टियों के कारण इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सुगम नहीं होता है, इसलिए इनको ऐसे क्रॉस करके रास्ता बदल के जाना पड़ता है पानी को। यह आप आपके 11 के चैप्टर में पढ़ लोगे। ठीक है, कि इनके अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस प्रकार से। कैसपेरिन पट्टियां जो होती हैं ये अपारगम्य होती है पानी के लिए, पानी को नहीं जाने देती। तो जैसे मान लो यहाँ पर कैसपेरिन पट्टियां हैं तो जल यहां से न जाकर फिर ऐसे ऊपर से जाएगा। ठीक है, अंतस्थ त्वचा के भीतर की ओर मोटी भित्ति पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं। पेरेनकाइमा कोशिका होती है लेकिन मोटी भित्ति की। कहां पर? इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे। उसको आप
पेरिसाइकिल कहोगे, परिरंभ कहोगे, क्या कहोगे? अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पार्श्व मूल बनती है ना, एक मूल से दूसरी मूल निकल के जा रही है, वो परिरंभ से निकल कर ही आती है। किससे निकल कर आती है? परिरंभ से। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान सेवन कैम्बियम, इनमें कैम्बियम भी बनता है और पार्श्व है मूल। आपको ये बात पता होनी चाहिए, कैम्बियम बनेगा तभी पार्श्व मूल बनेगी, क्योंकि कैम्बियम जहां आ जाता है वहां पे वृद्धि चालू रहती है, लेकिन एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं पाया जाता। कैम्बियम के जस्ट नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं उनको पित्त कोशिकाएं कहते हैं। ये यहाँ पे थोड़ी अस्पष्ट होती है, लेकिन एक बीजपत्री पादपों में आपको पित्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो ज्यादा मिलेंगी। समझ में आ गई बात? अगर हम इसको आगे देखें तो ये परिरंभ की कोशिकाएं हैं, इसके नीचे प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, जाइलम के पार्ट है, ठीक है। पहले बनने वाला प्रोटोजाइलम, बाद में बनने वाला मेटाजाइलम। ये बीच में पित्त की कोशिकाएं कम दिखा रखी हैं, और ये फ्लोएम इसके चार, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ठीक है, बटा हुआ इसमें जाइलम, और ये प्रकार से अरेंजमेंट हो गया इसका। द्विबीजपत्री मूल की यहां पर बात कर रखी है, वो तने की थी। इनमें पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में होती हैं। अगर जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच के अंदर जो कोशिकाएं होती है तो आपको पता है कहां पर आ जाएंगी, वो संयुक्त रूप से आ जाएंगी। कहां पर आ जाएंगी? कंजक्टिव। यहां पर इस चीज को हम क्या कहेंगे? कंजक्टिव। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं जाइलम और फ्लोएम के खंड। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम का छल्ला बनता है। याद रखना, द्विबीजपत्री पादपों में ही कैम्बियम बनता है। एंडोडर्मिस के अंदर की ओर सारे उत्तक जैसे परिरंभ, सेवन, उत्तक, पित्त वगैरह नीचे रहते हैं। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो ये द्विबीजपत्री मूल का, तो ये सबसे एक बीजपत्री का आ गया क्या? अच्छा, द्विबीजपत्री का पहले था, ठीक है। ये हो गया अपना, ये हो गया द्विबीज। अच्छा, वही बात है, ठीक है। कैम्बियम का छल्ला बनता है और परिरंभ, सेवन, उत्तक, पित्त ये नीचे रहते हैं, सारे मिलकर रंभ उत्तक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ठीक है। अब एक बीजपत्री मूल की बात करते हैं। तो देखो, अगर आप इसमें देखें तो पहली बात आप नोट करें, इसमें कैम्बियम नहीं बनेगा। इसके अलावा इसमें बाह्य त्वचा भी होती है, वलकूट भी होता है, अंतस्थ त्वचा भी होती है, परिरंभ भी होता है, सवन बंडल, जाइलम, फ्लोएम भी होता है। पित्त इसमें ज्यादा स्पष्ट नजर आती है। उसका आप बोलोगे उसमें बाह्य त्वचा होती है, वलकूट होता है, अंतस्थ त्वचा होता है, परिरंभ भी होता है, सवन बंडल भी होता है, पित्त नहीं आती है नजर, और कैम्बियम उसमें प्रेजेंट होता है, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्रायः 6 से, उसमें कितनी थी? 4 से 2 से 4 तक जाइलम और फ्लोएम की। जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। ध्यान रखना, एक बीजपत्री में जो 7 बंडल है वो ज़्यादा होंगे, जबकि द्विबीजपत्री में 7 बंडल कम होंगे। पित्त बड़ी होती है, बहुत विकसित होती है। एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होती। बाकी आप सारी बात बताओगे, बाह्य त्वचा होती है तो इस पे रोम भी होंगे, ठीक है, क्योंकि जड़े कोई भी हो जला अवशोषण तो करेंगी। यहां पे देखो, मूल रोम है, बाह्य त्वचा है, ठीक है, और बाह्य त्वचा के नीचे वलकूट की कोशिकाएं हैं, वही पेरेनकाइमी कोशिकाएं, इंट्रासेलुलर स्पेस ज्यादा होता है। परिरंभ, ये पेरीसाइकिल आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर पेरीसाइकिल के नीचे एंडोडर्मिस है। क्या है? पेरीसाइकिल के नीचे एंडोडर्मिस है, और उसमें क्या था? एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल आ रही थी। ध्यान रखना, इसमें पेरीसाइकिल के नीचे एंडोडर्मिस है, उसमें एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल थी। ये फ्लोएम हो गया, ये फ्लोएम दिखा रखा है, और प्रोटोजाइलम दिखा रखा है। ये पित्त इसमें देखो ज्यादा दिखा रखी है। ये मेटाजाइलम दिखा रखा है। ये 3D स्ट्रक्चर का और डायग्राम डाल देंगे दिन में, और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
द्विबीजपत्री तना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।